हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं तुम्हारे मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12th क्लास के लिए अगर माना जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स शुरू हुआ है, इसका मतलब तुम्हारे सिलेबस में अब जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है कैलकुलस, वो शुरू हो गया। वैसे कैलकुलस शुरू वहीं से हो गया था जहां तुमने सेट्स के बाद रिलेशंस पढ़े और रिलेशंस के बाद फंक्शंस पढ़े, और रिलेशंस एंड फंक्शंस में तुमने वर्ड्स सीखे, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। तो यहां से दो ब्रांचेस मेनली मैथ्स की बनती हैं, एक मॉडर्न अलजेब्रा और एक कैलकुलस। तो ये अब कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है लिमिट्स से, क्योंकि यहां पर हम सीखेंगे लिमिट्स, और लिमिट्स की मदद से आगे जंप करेंगे डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे, और सीखेंगे कि डेरिवेटिव्स एक्चुअली क्या है और किस तरह से ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स फंक्शंस से जुड़ा हुआ है। बात फंक्शंस की है कि फंक्शंस को हमने समझना है कि ये क्या चीज है, वो तुम पहले ही जानते हो। अब अगर मैं बात करूं कि ये थ्योरी कहां से डेवलप हुई, कैलकुलस कहां से डेवलप हुआ, तो सबसे पहले जो काम मिलता है, अगर हम कहें कि इन्वेंशन वाला काम जो किया, वो दो मैथमेटिशियंस ने इंडिपेंडेंटली किया। एक थे सर आइजैक न्यूटन और दूसरे हैं G.W. लिबनिट्ज। तुम बड़ी क्लासेस में जाके न्यूटन्स के फॉर्मूले और लिबनिट्ज के, न्यूटन की इक्वेशंस तो अभी भी तुम पढ़ते ही हो, लिबनिट्ज के की थ्योरम्स वगैरह अभी भी तुम पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में जाके। और ये डेवलपमेंट हुई तकरीबन 1700 AD के आसपास। दोनों ही जो हमारे ये ग्रेट मैथमेटिशियंस हैं, ये दोनों ही इंडिपेंडेंटली इन्होंने कुछ हद तक इन्वेंशन की कैलकुलस की, लेकिन इस फॉर्म में नहीं जिस फॉर्म में अब हम इसको देखते हैं। ये तो काफी डेवलप्ड फॉर्म है, क्योंकि वो शुरुआत थी काफी क्रूड फॉर्म में उन्होंने थ्योरी दी। उसके बाद अगर किसी ने बहुत ही बड़े लेवल पे ये काम किया है और जिसको हमने अपनी टेक्स्ट बुक्स का हिस्सा बनाया, वो बहुत बड़े ग्रेट मैथमेटिशियंस थे। 3 मैथमेटिशियंस। पहले A.L. कॉची, और इनका नाम तुम बार बार मैथ्स में सुनोगे, हायर मैथमेटिक्स में जाओगे तो। फिर J.L. लग्रांज, और ये तो तुम 12th क्लास में ही देख लोगे, लग्रांजीज थ्योरम आती है। और कार्ल वीयरस्ट्रास, ये भी हायर मैथमेटिक्स में, ये 3 नाम तुम सुनोगे, वीयरस्ट्रास, लग्रांज और कॉची। तो कैलकुलस जो पार्ट है हमारा, इसको डेवलप करने में इन 5 साइंटिस्ट्स का, या कहना चाहिए हमें प्रॉपरली मैथमेटिशियंस का, बहुत बड़ा हाथ है। और इन तीनों ने भी इंडिपेंडेंटली वर्क किया, लेकिन जो इनकी थ्योरीज से आगे मैथमेटिशियंस ने, प्रोफेसर्स ने डिड्यूस किया, वो जनरली व्यापक तौर पे एक्सेप्टेड हुआ और टेक्स्ट बुक का हिस्सा बना। लेकिन फिर भी तकरीबन 1900 AD तक इस कैलकुलस को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता था। प्रोफेसर्स और टीचर्स मानते थे कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है और स्टूडेंट्स को ये इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता था। तो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जो पहल की, वो इंग्लैंड के 2 मैथमेटिशियंस या प्रोफेसर्स थे,
एक थे जॉन पेरी और दूसरे थे एफएल ग्रिफिन। इन दोनों ने, जैसे मैं कह रहा हूं कि 1900 एडी के बाद के टाइम में फर्स्ट ईयर की क्लास को इन्होंने यूनिवर्सिटी में कैलकुलस पढ़ाना शुरू किया। क्योंकि ये क्यों पढ़ाना शुरू किया, जरूरी क्यों लगा इनको? क्योंकि इसका जो यूज है कैलकुलस का, वो बड़े पैमाने पर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में और भी बहुत सारी साइंसेज में अलग अलग ढंग से यूज हो ही रहा था। तो अगर हम स्टूडेंट्स को ये पढ़ाएंगे नहीं तो आगे इस टूल को यूज कैसे किया जाएगा? तो इसलिए जॉन पेरी और एफएल ग्रिफिन ने जिस तरह से टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था उसको थोड़ा और मॉडिफाई करके फर्स्ट ईयर को पढ़ाना शुरू किया। तो धीरे धीरे अब ये 11th क्लास में देखो पढ़ाया जाता है। अब आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये, तो तुम देखोगे कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान है और तुम्हें काफी मजा भी आएगा पढ़ के, काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये। तो ये था कुछ हिस्टोरिकल इसका पक्ष जो हमको जानना ही चाहिए कि कौन बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे। देखो, आइजैक न्यूटन, लिबनिट्ज, कॉचीज, लाग्रांजी और वीस्ट्रस। और पढ़ाना किन्होंने शुरू किया? पेरी और ग्रिफिन ने। अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि क्यों पढ़ाना शुरू किया सर, ना पढ़ाते तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन नहीं, क्योंकि ये यूज हो रहा है। कोई भी स्टडी जो तुम्हें करवाई जाती है वो आगे जाके काम आनी है तभी कराई जाती है। यूं ही सिर्फ तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स को हैवी करने के लिए नहीं पढ़ाया जाता। तो इसका यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो तो ये जानते होंगे कि फिजिक्स का पहला चैप्टर ही डेरिवेटिव और इंटीग्रल सिखाता है। तो तुम सोच सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब हम इसको फॉर्मली शुरू करेंगे और सीखेंगे कि ये कैलकुलस है क्या। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो हमारा वर्ड आ रहा है इस चैप्टर में, लिमिट्स। ये लिमिट्स क्या हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिट्स की कि लिमिट्स क्या है। तो लिमिट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² और मैंने x के तकरीबन बराबर नंबर पुट करना है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? देखो, 0.995 हो सकती है, 0.996 हो सकती है, और पास अगर मैं 1 के जाऊं तो और क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? 0.997, 0.998, 0.999 और 1। और क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? देखो, 1.001, 1.002, 1.003, 1.004। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 वैल्यूज हैं। अब इन्हीं के नीचे मैं फंक्शन की वैल्यू लिखूंगा। ये x हैं और जो फंक्शन की वैल्यूज आई अब मैं इनके नीचे लिखूंगा। तो मैंने कुछ कैलकुलेट कर रखा है पहले से ही तुम्हारे लिए। 3x² में x की जगह 0.995 पुट करोगे तो आंसर आएगा 2.974। अगर हम x की जगह 0.996 पुट करें, x की जगह यानी इसका स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर आएगा 2.976। अगर ये नंबर पुट करें तो आएगा 2.983। अगर 0.998 पुट करें तो आएगा 2.988। उसके बाद ये पुट करेंगे तो आएगा 2.99। 1 पे तो ऑब्वियसली 3 आएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3। अब 1.001 पुट किया तो आएगा 3.006। फिर ये वाला नंबर पुट करेंगे तो आएगा 3.012। फिर ये पॉइंट पुट करेंगे 1.003 तो आएगा 3.018 और ये आएगा 3.024। तो हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू अगर 0.995 से लेके 1.004 तक हो तो फंक्शन की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 3 रहती है। देखो,
ये 3 के आसपास की वैल्यूज हैं सारी की सारी, अप्रोक्सीमेटली 3 हैं। या हम कहें कि अगर x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 हो तो फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 रहती है, ज्यादा चेंज नहीं आ रहा। तो हम ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात क्यों कर रहे हैं? देखो, ये हमारे बिल्कुल नेचुरल लाइफ के हिस्से की बातें हैं। जैसे अगर मैं इससे अलग हटके एग्जांपल दूं कि हम इस अप्रोक्सीमेशन को कहां कहां यूज करते हैं। मान लो मैंने किसी पर्सन के 1002 रुपए देने हैं, तो मैं कहूंगा कि तकरीबन 1000 रुपए देने हैं। मैं 1002 कोट नहीं करूंगा, मैं कहूंगा 1000 रुपए देने हैं। तो मैं अप्रोक्सीमेटली की वैल्यू देख रहा हूं। या अगर घड़ी में 9:57 यानी कि 9:57 AM हुए हैं, तो मैं अप्रोक्सीमेट टाइम बताऊंगा कि 10 बजे। या मान लो 10:02 हुए हैं, तो मैं 10:02 नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा 10 बजे। तो हम ये जो अप्रोक्सीमेशन का हिसाब किताब है, ये अपनी लाइफ में ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। देखो, और छोड़ो, अगर मान लो एक एग्जांपल और है, अगर मान लो मैं किसी रास्ते पर हूं अपने स्कूल के गेट पर, ये मेरा स्कूल का गेट है, मान लो कोई स्टूडेंट यहां से मिलने आ रहा है और उसने मुझे फोन किया कि आप कहां पे हो, तो मैं कहूं कि मैं गेट पर खड़ा हूं, तो वो मुझे आके मिलना चाहता है। तो मैं गेट के इधर भी हो सकता हूं, गेट के इधर अंदर आसपास हो सकता हूं, तो गेट के आसपास ही होऊंगा मैं, यानी अप्रोक्सीमेटली मैं गेट पर होऊंगा। अब एग्जैक्टली गेट पर ही तो मैं खड़ा नहीं रहूंगा, मैं एक पर्सन हूं, मैं एक इंसान हूं, तो मैं थोड़ा बहुत तो इधर उधर चलूंगा। तो ये आके इस बात का बुरा नहीं मानेगा कि सर आपने मुझे गेट कहा था, लेकिन आप गेट से 1 मीटर की दूरी पर यहां खड़े हुए थे, क्यों खड़े हुए थे, मैं तो आपको ढूंढ ही नहीं सका। ऐसा तो नहीं होगा। तो हम ये जो अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू है अपनी लाइफ में पहले ही यूज कर रहे हैं, और इसी को लिमिट कहते हैं। ये जो मैंने लिखा है, अगर हम ध्यान से देख रहे हैं, अगर तुम देख पा रहे हो ठीक ढंग से, ये जो चीज मैंने लिखी है इसको ऐसे लिखते हैं हम, लिमिट x approaches to 1 fx is equal to 3। इसको ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू 1 के आसपास है तो फंक्शन की वैल्यू 3 के आसपास होगी या 3 होगी। तो इसको हम पढ़ते क्या है, लिमिट ऑफ fx एज x approaches to 1 is 3। इसको इस तरह पढ़ते हैं, x approaches to 1 नॉट x equal to 1। क्यों? क्योंकि देखो x equal to 1 नहीं है, x equal to 1 तो सिर्फ यहां पर है, अदरवाइज तो ये सारी वैल्यूज अप्रोच कर रही हैं 1 को। ये अप्रोचिंग 1 है, ये अप्रोचिंग 1 है। ये लेफ्ट हैंड साइड से छोटे नंबरों से बड़े नंबरों तक आ रहा है, और ये राइट हैंड साइड से आ रहा है x की वैल्यू 1 तक। ये जो वैल्यूज हैं ये राइट हैंड साइड की तरफ से आ रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से आ रहा है, लेकिन 1 को अप्रोच कर रहा है। तो इसको कहते हैं लिमिट। और लिमिट के साथ ही जुड़ा एक और वर्ड है, वो मैं तुम्हें बताता हूं, लेकिन पेज खत्म हो रहा है, पेज पलटते हैं और फिर बात करते हैं। ये जो हमने अभी वैल्यूज ली थी 0.995 से 1.004 तक, ये एक्चुअली हम मान सकते हैं कि 0.994 से 1.005 तक ओपन इंटरवल इसको माना जा सकता है। देखो, क्योंकि 0.994 इसमें शामिल नहीं है और 1.005 भी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि हम इसको भी कंसिडर कर रहे थे और इसको भी कंसिडर कर रहे थे। तो ये क्या है एक्चुअली, 1 के आसपास के नंबर, जस्ट आसपास के रियल नंबर, यानी कि ऑल रियल नंबर्स जस्ट इक्वल कॉमा लेस और ग्रेटर देन 1। जस्ट का मतलब है बिल्कुल आसपास वाले, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसको क्या कहते हैं, इस टाइप के इंटरवल को नेबरहुड ऑफ
1। नेबरहुड ऑफ 1 क्या होगी? 0.994 से 1.005 हमने इस एग्जाम्पल में रखी थी। वैसे नेबरहुड ऑफ 1 हम कैसे डिनोट करते हैं? 1 माइनस एच से 1 प्लस एच तक, जिसमें कि एच एक पॉजिटिव नंबर है और एच बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत ही छोटा। बहुत छोटा नंबर हमने देखो यहां 1 में से माइनस किया और 1 में प्लस कर दिया। तो ये तो एक नेबरहुड है। अगली नेबरहुड ऐसे भी हो सकती है 0.9994 से 1.0005 तक। देखो और पास पहुंच गए हम 1 के, तो ये भी एक नेबरहुड है। तो नेबरहुड बहुत सारी हो सकती हैं अलग अलग एक ही नंबर की, डिपेंड करता है कि हम एच कौन सा सिलेक्ट कर लेते हैं उस नंबर में से माइनस करने के लिए और उस नंबर में ऐड करने के लिए। तो नेबरहुड में सिर्फ एक ही नंबर फिक्स होता है जिसकी नेबरहुड देख रहे हैं हम। बाकी हम कहीं से भी स्टार्ट करके कहीं भी खत्म कर सकते हैं, बहुत छोटा ओपन इंटरवल होता है। तो एक्चुअली हम करते क्या हैं? हम देखते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन इन नेबरहुड ऑफ ए इज इक्वल टू एल है, तो हम लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, क्योंकि नेबरहुड ऑफ ए का मतलब है एक्स अप्रोचेज ए, एफ एक्स इज इक्वल टू एल। इसका मतलब ये होता है। तो तुम ये समझ तो गए ही हो। अब ऐसा करते हैं, हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 13.1 पे, और उसका पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन। हमने लिमिट्स कैलकुलेट करनी है। लिमिट x अप्रोचेज टू 3x प्लस 3। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अगर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 बने तो यही नंबर पुट कर देना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 के आसपास के नंबर इसमें पुट करेंगे तो 6 के आसपास आंसर आएगा, जो कि एक्चुअल में रहेगा ही वही, ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो डिनोमिनेटर में अगर x आ रहा हो तब हम और मेथड्स भी लगा लेते हैं, लेकिन यहां डिनोमिनेटर में जब तक x नहीं आ रहा तब तक हम x को वही नंबर पुट कर देंगे। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो ये पहले का आंसर आ गया 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेज टू पाई, और हमारा फंक्शन है x माइनस 22/7। अब देखो यहां भी डिनोमिनेटर में x नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं बनेगा। डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए, बस ध्यान ये रखना है कि इन्फिनिटी ना बन जाए या 0/0 ना बन जाए। इन दोनों केसेस में ये वाला नंबर डायरेक्टली पुट नहीं करते, अदरवाइज पुट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस 22/7। तो अगर पाई को हम 22/7 मानते हैं तो ये 0 हो गया, अगर नहीं तो पाई माइनस 22/7 ही रहेगा। तो कोई भी आंसर इसमें हम लिख सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के, चाहे पाई माइनस 22/7 चाहे 0। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है लिमिट r अप्रोचेज टू 1 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें भी r जो है हमारा वेरिएबल वो डिनोमिनेटर में नहीं है, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि पाई। आंसर आ गया। देखो कितना आसान ये टॉपिक है लिमिट्स का, कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर फोर्थ क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेज टू 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू। तो अब देखो डिनोमिनेटर में x है, लेकिन x को अगर हम 4 पुट करते हैं तो ये 0 नहीं बन रहा, तो 4 पुट कर दो। 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2 यानी 16 प्लस 3 अपॉन 2 यानी 19/2। तो देखो एक बात का ध्यान रखो कि जब मैंने x की वैल्यू पुट कर दी तब ये LIM x अप्रोचेज 4 नहीं लिखना, क्योंकि हमने तो x अप्रोचेज 4 के x को 4 पुट कर ही दिया, तो यहां पे लिमिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है उस वक्त। उसके बाद आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। लिमिट x अप्रोचेज टू -1 x पावर 10 प्लस x पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1।
देखो यहां पर भी डिनोमिनेटर में x जरूर है, लेकिन x को -1 पुट करने पर ये 0 नहीं बन रहा, ये -2 बन रहा है। तो हम x को -1 पुट कर देंगे, -1 पावर 10 प्लस -1 पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1, क्योंकि x की वैल्यू -1 पुट करनी है। तो x की -1 की पावर 10 1, -1 की पावर 5 -1 प्लस 1 अपॉन -2, ये कैंसल, तो -1 अपॉन 2 इज द आंसर। तो देखो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होते चले जा रहे हैं। तो अब हम आते हैं अपने पहले ऐसे क्वेश्चन पे जहां पे हमें प्रॉब्लम आएगी, और उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। पहले हम उस फॉर्मूले को नोट करें, मेरे साथ ये फॉर्मूला नोट कर लेना। लिमिट x अप्रोचेज टू a, x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। जब ऐसी लिमिट सॉल्व करनी हो तो क्या किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए? देखो x डिनोमिनेटर में है और x को a पुट करके 0 बन रहा है, बल्कि 0 ओवर 0 बन रहा है। तो फैक्टराइज करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, तब तो हम फैक्टराइज करके x माइनस a कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर पावर ज्यादा हुई या फिर पावर हुई 3/2, 5/2, 7/2, तब तो हमें फैक्टराइज करना नहीं आता। तो हमने पहले ही एक फॉर्मूला हमने बना लिया है अपने पास, वो क्या है? n a पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला नोट कर लो। अब हम ये फॉर्मूला अपना आगे क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला पॉज करके इस वीडियो को नोट कर लो, और उसके बाद तुम क्वेश्चन नंबर 6 देखो अब कैसे सॉल्व होगा। देखो मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है लिमिट x अप्रोचेज टू 0, x प्लस 1 पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। देखो यहां x अप्रोचेज 0 है और यहां 0 पुट करके तो प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या किया जाए? देखो ये फॉर्मूला कैसे यूज किया जाए, क्योंकि यहां पावर 5 है, चलो 1 की भी पावर 5 हो जाएगी। एक बात देखो, x 0 को अप्रोच कर रहा है यहां पर x प्लस 1 की पावर 5 है, तो x की पावर n यानी कि यही वाला नंबर x हमें यहां मिलना चाहिए। तो यहां पे x प्लस 1 मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं कि x प्लस 1 किसको अप्रोच करेगा? 0 प्लस 1 को, दोनों तरफ प्लस 1 कर दिया। तो x प्लस 1 अप्रोच करेगा 1 को। तो हम इसको चेंज करते हैं, लिमिट x प्लस 1 अप्रोचेज 1। यहां पर हमने लिखा x प्लस 1 पावर 5 माइनस 1 पावर 5, 1 को हम 1 पावर 5 लिख सकते हैं। और यहां भी चेंज कर दिया, देखो x प्लस 1 माइनस 1, देखो प्लस 1 माइनस 1 किया है बस। और अगर मैं यहां ब्रैकेट लगा दूं तो बिल्कुल ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया। देखो ये वाला x की जगह x प्लस 1 है, बस इतना है, और a की बजाय यहां पे 1 है। तो बिल्कुल ऐसा फॉर्मूला जब बन गया तब हम आंसर देंगे कि n यानी पावर 5, पहले तो 5, उसके बाद a की वैल्यू क्या है? 1, 1 की पावर कितनी? n माइनस 1, यानी ये जो नंबर है इसका एक कम 4। तो आंसर आ गया 5। तो ये बहुत आसान है, लेकिन ये तभी आसान है जब तुम्हें ये मेथड आता हो और ये फॉर्मूला पता हो। ये फॉर्मूला पता था तब हमने क्या किया? x प्लस 1 अप्रोचेज टू 1 बनाया, ये फॉर्मूले के हिसाब से बनाया। यहां पर x है, यहां पर x है, यहां पर x है, तो यहां पे x प्लस 1 है, यहां पर x प्लस 1 है, और यहां पर x प्लस 1 है। यही चाहिए था हमको, हमने ऐसा ही इसको बना लिया, तभी तो अप्लाई कर पाए फॉर्मूला। तो इस तरह से हमने अपना 6th क्वेश्चन कर लिया सॉल्व। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x अप्रोचेज टू 2, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। अब यहां पे भी x को अगर डिनोमिनेटर में 2 पुट करोगे तो 4 माइनस 4 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो हमको कोई ट्रिक लगानी पड़ेगी। अब वो फॉर्मूला तो यहां अप्लाई हो नहीं सकता क्योंकि वैसा ये बना नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे? फैक्टराइज कर लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर को कैसे फैक्टराइज किया जाता है? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से। तो देखो 3 और माइनस 10, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस 30, माइनस 30 है तो 6 और 5 हमको मिल रहे हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10। देखो माइनस x को हमने माइनस 6x प्लस 5x लिखा, और इस पे मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, a माइनस बी इंटू
ए प्लस बी। अब मैं ऊपर फैक्टराइज करता हूं न्यूमरेटर को। लिमिट x अप्रोचेज टू 2, 3x कॉमन, x माइनस 2, यहां से प्लस 5 कॉमन, x माइनस 2 होल अपॉन, सॉरी यहां 3x कॉमन आएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, अब ये क्या बन गया, x अप्रोचेज टू 2, x माइनस 2 कॉमन आ गया और बाकी क्या बचा 3x प्लस 5 होल अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो x माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब हम x को 2 पुट कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 पुट करने पर 0 नहीं बन रहा, तो पुट कर देंगे। यहां 2 पुट किया, कितना हो गया 6 प्लस 5 अपॉन यहां 2 पुट किया तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 11/4। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया 11/4। तो इस तरह से मैक्सिमम लिमिट्स हम सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। लिमिट x अप्रोचेज टू 3, x पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए स्टूडेंट्स? देखो, इसको तो फैक्टराइज किया जा सकता है इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, पहला फैक्टराइजेशन। और इसमें अगर 3 पुट कर दें तो क्या बनेगा, देखो 3 पुट करने पर ये 18 बन जाएगा और यहां पर क्या बनेगा 3 पुट करने पर 15 माइनस 3 18, तो 18 माइनस 18 0 बन रहा है, यानी कि हमें इसे फैक्टराइज करके x माइनस 3 का एक फैक्टर बनेगा जो कैंसिल करना पड़ेगा। तो 2 और माइनस 3 मल्टीप्लाई करने पर माइनस 6 आ रहा है, तो माइनस 6 लेना है और जोड़ के माइनस 5, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x, देखो माइनस 6 प्लस 1 यानी माइनस का 5 माइनस 3 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3। अब इस x स्क्वायर माइनस 9 को फर्दर फैक्टराइज किया, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 होल अपॉन, यहां पर 2x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब तो हमें पता ही है हमने क्या करना है। न्यूमरेटर तो पूरी तरह से फैक्टराइज हो ही गया जितना हम कर सकते थे। डिनोमिनेटर हो गया x माइनस 3 कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस 1, देखो 2x प्लस 1। अब x माइनस 3 हो गया कैंसिल। अब हम यहां पर 3 पुट कर सकते हैं क्योंकि 3 पुट करने पर डिनोमिनेटर अब 0 नहीं बनेगा, तो पुट किया मैंने 3, तो देखो 3 प्लस 3 एक ब्रैकेट, 9 प्लस 9 अगला ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस 9 होल अपॉन 3 पुट किया तो 6 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, देखो 6 इंटू 18 अपॉन 7 इज इक्वल टू, देखो कितना हो गया ये, तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, कितना हो गया ये 108 अपॉन 7। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते जाएंगे और मुझे लगता है आज इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं तुम्हारे लिए। इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। और मेरा जो एक रिक्वेस्ट रहता है वो फिर मैं करूँगा कि कमेंट इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर करना, रेटिंग ज़रूर देना 1 to 5 के स्केल पर। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लगा तो 5, अदरवाइज 4, 3, 2, 1 जो भी तुम देना चाहो। और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना स्टूडेंट्स। शेयर किस लिए, क्योंकि मेरा मोटो क्या है, क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो तुम प्लेलिस्ट जाकर मेरी एक्सेस कर पाओगे। प्लेलिस्ट में मैंने 10th, 11th और 12th क्लास के हर एक चैप्टर की वीडियोस की प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज बना के रखी हुई है। इस तरह से अगर तुम पढ़ाई करते हो तो तुम ट्यूशन से
मुक्ति पालोगे, जिसमें तुम्हारा टाइम और तुम्हारे पेरेंट्स का कमाया बहुत ही इंपॉर्टेंट मेहनत का पैसा चला जाता है। तो अगर तुम इस तरह से पढ़ाई करते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी भी और तरह की ट्यूशन की ज़रूरत है। बस स्कूल की पढ़ाई और ये वीडियोस अगर आधे आधे घंटे के देखोगे तो मुझे लगता है कि मैं श्योरिटी देता हूँ कि सिंसियरली फॉलो करो तो तुम मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकते हो, जितने तुम चाहो, क्योंकि मैं सारा सिलेबस कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी क्लास नहीं, 10th और 12th भी। तो स्टूडेंट्स, कमेंट करना मत भूलना 1 to 5 के स्केल पर, लाइक शेयर ज़रूर करना, पढ़ाई करते रहो, इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझो। हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।